नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक चुकी है। शाह के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान में अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। देखा जाए तो कोटपुतली से अपनी सभा की शुरुआत करने के पीछे पीएम मोदी की काफी बड़ी सोच है। पीएम मोदी ने इस बार कोटपुतली से 3 जगह निशाना साधा। उनका मुख्य फोकस जयपुर ग्रामीण के साथ सीकर और अलवर लोकसभा क्षेत्र पर रहा। कोटपुतली की धरा से पीएम मोदी ने कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि इस बार के चुनाव में देश की सियासत 2 खेमों में बटी नजर आ रही है। एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली बीजेपी है, जबकि दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। यही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक होगा, यानी पिक्चर अभी बाकी है। बात आज इसी खास मुद्दे पर। कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ, मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ। दाल बाटी चूरमा, वोटर मारा सुरमा। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं सुरेश गर्ग जी। स्वागत है सुरेश जी आपका। आरसी चौधरी जी भी चर्चा में शामिल हुए, पीसीसी महासचिव, और साथ ही मिथिलेश जैमिनी जी भी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। सुरेश गर्ग जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। ये तो अभी ट्रेलर है, यानी पूरी पिक्चर देखने के लिए एक बार फिर से बीजेपी के हाथ में कमान सौंपनी पड़ेगी जनता को। निश्चित रूप से क्या नया रहेगा? क्यों बोला जा रहा है कि ऐतिहासिक रहेगा तीसरा कार्यकाल, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुधरा से बोलकर गए? निश्चित रूप से श्वेता जी, तीसरा जो कार्यकाल होगा वो देश के लिए भाग्य विधाता वाला होगा, क्योंकि जो हमने 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था लाए हैं उसको हम विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो हमारा संकल्प है वो आने वाले टाइम में हम करेंगे। जो 5वीं से हम तीसरी अर्थव्यवस्था फर्स्ट 3 के अंदर हिंदुस्तान को लाना, ये हमारा एक लक्ष्य है। हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से हमने पिछले 10 साल के अंदर 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, जिस तरीके से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर विकास किया, रेलवे के अंदर देख लीजिए 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था 2014 तक। इसके बाद में पिछले 10 साल के अंदर अगर 40,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा, तो इस तरह का विकास हर जिले के अंदर मेडिकल हॉस्पिटल खोलना, एम्स खोलना, जो विकास और भी बाकी कई चीजें रहेगी, वो आने वाले 5 साल के अंदर हम हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बना देंगे। वो लक्ष्य यानी ये माने कि महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा भी खत्म हो जाएगा अगले कार्यकाल में। देखिए, महंगाई बेरोजगारी का तो ये मुद्दा है ही नहीं, इसलिए नहीं है कि आप अगर पिछले 10 साल का अगर एवरेज महंगाई की दर निकालोगे और 2004 से 2014 के बीच की महंगाई की दर निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा 2004 से 2014 के बीच के अंदर 10% से ऊपर। और बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? हमारी एवरेज अगर मानते हैं तो 4-4.5% के आसपास महंगाई दर आती है। ठीक है। जहां तक बेरोजगारी की बात है या रोजगार की बात करते हैं, ये बार-बार विज्ञापन देते हैं। आज इनका कांग्रेस का एक झूठा विज्ञापन आया था कि साहब रोजगार नहीं मिल रहा। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप ईपीएफ अकाउंट चेक कर लीजिए। 2014 से पहले 8.5 करोड़ ईपीएफ अकाउंट थे, आज 28 करोड़ ईपीएफ अकाउंट है। ईपीएफ अकाउंट तभी खुलता है जब उनको रोजगार मिलता है। 47 करोड़ अगर मुद्रा लोन दिए तो उससे रोजगार के अवसर मिले होंगे। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ, रेलवे में डेवलपमेंट हुआ, उससे पता लग रहा है कि रोजगार हर आदमी को आज ये आंकड़ा है 2024 के अंदर 47 लाख गाड़ियों की सेल हुई है। तो जब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है तभी जाके तो ये चीजें हुई है ना। आज हर क्षेत्र, डिफेंस के अंदर आज 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। ये हमेशा ये कहता है श्वेता जी कि सब कंपनियां बेच दी, कंपनियां। मैं इनसे पूछना चाहता हूं 2014 से पहले कितना डिविडेंड मिलता था? बता दें आज ये 2014 से पहले कितने करोड़ का डिविडेंड मिलता था? आज 61,000 करोड़ रुपए का 2024 के अंदर डिविडेंड मिला है। इससे पहले 2023 के अंदर, यानी आप ये कह रहे हैं कि इन 10 सालों में विकास ही विकास हुआ है, देश आगे बढ़ा है, और इसीलिए तीसरा कार्यकाल भी शानदार रहेगा और जनता साथ आएगी, ये आप कह रहे हैं। और यही पीएम मोदी भी आज कहकर गए, जो आज की कोटपुतली की सभा में उन्होंने संबोधित किया। आरसी जी, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये निशाने पर रहा है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान, यानी सीधे तौर पर विपक्ष पर हमला, कांग्रेस समेत। किस तरह से इस लड़ाई को विपक्ष लड़ रहा है?
श्वेता जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज उस विधानसभा क्षेत्र से किया जिसमें सितंबर 2023 के अंदर ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी और तमाम मीडिया संस्थानों पे खबरें चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे थे जब भ्रष्टाचारियों का माल निकलेगा तो बौखलाहट सामने आएगी। आज जिस पे जो आरोप लगा रहे थे वही देश के प्रधानमंत्री की पीठ के पीछे बैठ के अपने आप में मुस्कुरा रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को बता दिया राजस्थान की जनता को कि हमारी शुरुआत उन लोगों से है जिन पे हम भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, हम के अंदर शामिल कर लेंगे। देश के प्रधानमंत्री को दिक्कत उस आवाज से है जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार से प्रश्न पूछती है, जनता के मुद्दों पे चर्चा करती है। हम पूछना चाहते हैं 10 साल के अंदर एक व्यक्ति को यह बताएं जिसको भ्रष्टाचार के आरोप में सजा दिलवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है ईडी के पीछे मत छुपिए, 90 दिन में पूरा चालान पेश कीजिए। बात करते हैं ये परिवारवाद की। मैं पूछना चाहूंगा ये परिवारवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब अपने 193 सांसदों की सूची को जारी करती है, उस 193 सांसदों की सूची के अंदर 25 बेटे होते हैं नेताओं के और 14 उनके रिश्तेदार होते हैं। इसलिए राजस्थान के अंदर देखिए, नाथद्वारा से विधायक, पत्नी महिमा राजसमंद से प्रत्याशी, झालावाड़ के अंदर बेटा दुष्यंत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद के माप, वहां पे विधायक, तमाम एक लंबी श्रृंखला, दीप्ति महेश्वरी, किरण महेश्वरी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद से दिक्कत नहीं, उन्हें एक उस परिवार से दिक्कत है जो हिंदुस्तान के विचार की चर्चा करता है। उस परिवार से दिक्कत है जो केंद्र की सरकार के सामने आंख मिला के जनता के मुद्दों को मुखर करता है। उस आवाज से दिक्कत है जो गरीब के, पिछड़े के, वंचित के घर पे जाके उसे गले मिलाता है, प्यार करता है और भारतीय नफरत की लड़ाई में मोहब्बत की बात करता है। उस परिवार से दिक्कत है जिन्होंने इस देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए देश के प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए शहादत दी हो। भारतीय जनता पार्टी लेकिन आरसी जी का काम जरूर कर सकते हैं। आरसी जी, लेकिन ठीक है, इन्हें दिक्कत है, आप गांधी परिवार की बात कर रहे हैं, दिक्कत है और इसलिए ये सवाल उठाते हैं। लेकिन जनता क्यों नहीं साथ आती है कांग्रेस के? क्यों नहीं? अगर आप जो बातें कह रहे हैं वो भी जनता देख रही है, मोदी जो कह के जा रहे हैं वो भी जनता देख रही है, सुन सबकी बात रही है। क्यों विधानसभा में भी वो बात देखने को नहीं मिली, जबकि लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी, वहां समर्थन मिलता है वोटों के जरिए, जब वोटों की बात आती है तो वो समर्थन नहीं मिल पाता। श्वेता जी, आप बहुत ही एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एंकर हैं और राजस्थान के साथ में आपका लंबा जुड़ाव है। 2018 का विधानसभा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के 163 विधायक थे और तात्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होते थे अमित शाह जी। अमित शाह जी राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश गए, छत्तीसगढ़ गए, सब जगह ये कहते थे ये भारतीय जनता पार्टी के अंगद का पांव है और वही उंकार यहाँ पे भरी और वही उंकार उन्होंने यहाँ पे भरी जो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। ये जो बार बार जो बातें करते हैं कि ये जो अंगद का पांव, उस अंगद के पांव को राजस्थान की जनता ने उखेड़ के फेंक दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो जनता को चुनौती देता है उसकी क्या दुर्दशा होती है राजस्थान की जनता ने दिखाया। क्योंकि 163 पे लाके छोड़े। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नहीं, एनडीए की 25 सीटें थी घटक दल की। यहाँ पे एक वरिष्ठ पत्रकार भी साथी बैठे हैं जो राजस्थान की धरा के बारे में जानते होंगे, किसान की आवाज के मुद्दे पे वो भी कभी मुकर होते रहे होंगे। मैं आज उनसे उम्मीद करूंगा कि वो आरएलपी का जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जब तोड़ा था देश की संसद के अंदर, जब किसानों पे 3 काले कानून लादे गए थे, उनके साथ में बैठ के किस प्रकार से मारवाड़, मेवाड़ एक जवाब बिल्कुल मिथिलेश जी से भी ले लेते हैं। मिथिलेश जी, सब जानते हैं। ठीक है, आज एनडीए टूट चुका है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाने के लिए मन, ठीक है, इस बार गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार गठबंधन के साथ कांग्रेस है। मिथिलेश जी, अब पिक्चर अभी बाकी है, तीसरा कार्यकाल भी बहुत शानदार रहने वाला है। 25 की 25 सीटें जनता एक बार फिर से बीजेपी की झोली में डालेगी, ये भरोसा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आज की जो सभा थी, जिससे शुरुआत उन्होंने की राजस्थान में, संबोधित करके वो यहां से गए। इसके बाद अभी और भी आगे शेड्यूल है उनके कार्यक्रम। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो प्रहार वो यहां पर कर गए विपक्ष पर, भ्रष्टाचार पर, उसका जवाब विपक्ष कैसे देगा? और ये 25 की 25 सीटों का जो दावा हो रहा है, क्या वाकई में 25 सीटें भी इस बार बहुत आसानी से चल जाएंगी? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है 3 से 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर टक्कर जबरदस्त है, मुश्किल बीजेपी के लिए भी हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो कोटपूतली की धरा पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पहली बार हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब
जयपुर ग्रामीण सीट को पहली बार भाजपा ने बड़ा गंभीर माना है। नहीं, आज तक पिछले चुनाव में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को 62% वोट मिले थे और कृष्णा पूनिया को पूरी तरह चित हो गई थी। जो सबसे अहम बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां एक परसेप्शन क्रिएट किया कि नारी वंदन, यानी फर्स्ट रो में नारी को बिठाया और राखी राठौड़ से मंच संचालन करवाया। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि वो नारी का सम्मान करते हैं। दूसरा, कास्ट इक्वेशन को साधने के लिए जिस अंदाज में किरोड़ीलाल मीणा ने कहा हंसराज पटेल के कंधे पर हाथ रखकर कि अब अलग अलग चलने का दौर नहीं है, यानी सचिन पायलट का जो अगर असर पड़ता है तो उसको दुरुस्त करने के लिए किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि अब मीणा गुर्जर एक साथ चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 सीटें जिताएंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज दिया कि जो हमारे घर पर आ रहा है उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। मंच पर जाते वक्त दोनों जो गृह राज्य मंत्री रहे, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, राजेंद्र यादव और पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया से बात करना और उनसे ये कहना कि आपको मजबूती के साथ खड़ा रहना है और चुनाव जिताना है। ये बताता है कि किस तरीके का माइक्रो मैनेजमेंट चलता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने कहा है कि तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक रहेगा। मुझे उम्मीद है कि अगर तीसरा कार्यकाल मोदी जी को भारत की जनता देती है तो उसमें जो अहम मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी, महंगाई, ये चाहे हम माने ना माने लेकिन आम आदमी को ये अभी भी परेशान किए हुए हैं। आंकड़ों की बातें अलग है, भैंस को काकड़े, सरकार को आंकड़े बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन 2-3 सीटें अभी फंसी हुई है और शायद मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक बेस्ट स्टूडेंट की तरह उन क्वेश्चंस को सोल्व करने आएंगे। उसमें चूरू में राहुल कसवा, जिन्होंने कहा है कि मैं इस बार काका की खुजली मिटा दूंगा, तो वो काका की खुजली मिटा पाते हैं या नहीं मिटा पाते हैं। दूसरी नागौर सीट, जिस पर कभी मोदी जी आए थे नागौर में और हरेंद्र मिर्दा से ज्योति मिर्दा नहीं जीत पाई थी। खींवसर से जब हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे थे और वो गुजरात के सीएम थे तब आए थे, तब हनुमान बेनीवाल नहीं आ रहे थे। तो नागौर की धरती पर जो लोग हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के टाइम एनडीए का पाला छोड़ा, हनुमान बेनीवाल, क्या उसका डैमेज को कंट्रोल कर पाते हैं? और जो वहाँ एक गाना चल रहा है कि बीरो भात भरण ना आवलो, तो वो बीरा भात भर पाएगा या नहीं भर पाएगा? मोदी जी उस भात को रोक देंगे या नहीं रोकेंगे? क्योंकि 7 लाख जाटों के वोट है वहां पर। सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर नागौर में कोई है तो वो जाट कम्युनिटी है। और जाट कम्युनिटी, क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में जो आरक्षण दिया था सीकर से, वो सीकर की सीट भी अमरा राम को देने के बाद थोड़ी बहुत टफ हो गई है, उसका सोल्यूशन भी करना पड़ेगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि हरियाणा वालों को हम नहीं झेलेंगे। महेंद्रगढ़ के अगर भूपेंद्र यादव को आपने अलवर में थोप दिया है तो सीकर में भी सुमेधानंद हरियाणा के ही हैं मूलतः, और वहां पर 5 एमएलए कांग्रेस के हैं। तो कहीं न कहीं मोदी जी को जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उन्होंने पसीना बहाया था, वैसे ही पसीना बहाने की दरकार है, जभी मिशन 25 कामयाब हो सकता है। क्योंकि आज एक नया दृश्य देखने को मिला सूर्य नगरी में कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक हो गए हैं। ये भी कांग्रेस के लिए तो अच्छी पोजीशन है, जो कोरोना नकारा नालायक निकम्मा के साथ बोलते थे, और बीजेपी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि हमने देखा था उपचुनाव में जब अजय माकन, अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक फ्लाइट में उड़े थे तो तमाम उपचुनाव जीत गए थे किरण माहेश्वरी को छोड़कर। ये बीजेपी को ध्यान में रखना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखने से काम नहीं सुरेश गर्ग जी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। 25 की 25 सीटें हम जीतेंगे, 2 बार जीत चुके हैं, लेकिन इस बार की सिचुएशन और कह सकते सर्कमस्टेंसेस कुछ अलग हैं। एक भी अगर सीट कांग्रेस के पास गई तो कांग्रेस तो प्लस में। देखिए श्वेता जी, हम कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहते। हमारा कार्यकर्ता हमेशा काम करता रहता है। नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, अमित शाह जी 18 घंटे काम करते हैं, कार्यकर्ता 18 घंटे काम करता है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहती है और जमीन पे हकीकत में काम करती है। जनता के पास जा रहे हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता के साथ वोट मांगेंगे और हमको जनता जिता के भेजेगी। जिस तरीके से 2014 और 2019 में थी, उसी तरीके से राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएगी। और पिछला जो मार्जिन है उससे ज्यादा मार्जिन पे हमारा लक्ष्य है 70% वोट लाना और 25 की 25 सीटें जीत के आना, और उसको लक्ष्य को पार करेंगे। बता दीजिए
100 दिन के अंदर अगर मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल है और इनके मुख्यमंत्री जी जितने भी बने उनके कार्यकाल को देख लीजिए। 100 दिन के अंदर हमने जो हमारे जो संकल्प पत्र के अंदर था उसमें से बहुत से जो चीजें हमने पूरी की है। जो जो चीजें थी वो मुख्य जो है उज्ज्वला योजना के अंदर 450 रुपए का सिलेंडर है, वो हम लोग ERCP हो या यमुना जल समझौता, जो जो चीजें थी वो सब चीजें हमने 100 दिन के अंदर कर दी है। SIT गठित करके पेपर माफियाओं के ऊपर किस तरह से शिकंजा कसा है वो आपने भी देखा है। किस तरह से इन्होंने SI भर्ती के अंदर घोटाला किया वो सामने आ रहे हैं। उनको दोबारा परीक्षा ली, जो पेपर उनने उस टाइम पे दिया था उन्हीं पेपरों से दोबारा सोल्व करवाया गया, तो पता लगा कि उनके 25% मार्क्स भी नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी को किस तरह से, ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को जनता से बोलने की जरूरत नहीं है, बीजेपी का काम बोल रहा है और इसलिए जनता साथ आएगी। काम बोल रहा है, जनता हमारे को, जनता सुनती है हमारी बात को कि नहीं मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी की जो गारंटी वो गारंटी होने की गारंटी है, काम होने की गारंटी है कि अगर मोदी जी ने बोला है तो वो चीज है। जब भी हमने अगर मान लो किसी का शिलान्यास किया तो उसका लोकार्पण भी किया है, ये है मोदी की गारंटी। राजस्थान के अंदर विकास को अगर देख लीजिए आप, 2014 से 2024 के बीच में कितना पैसा राजस्थान के अंदर आया और 2004 से 2014 के बीच में क्या पैसा है रेलवे के अंदर 2004 से 2014 के बीच में। लेकिन इस बीच राज्य में भी तो कांग्रेस की सरकार थी, क्या राज्य सरकार का कोई योगदान इन 10 सालों में नहीं, अगर राजस्थान की सिर्फ बात की जाए तो? नहीं, श्वेता जी मैं कहना चाहूंगा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेता को बिल्कुल नहीं रोका, तमाम उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा कि गारंटी है, मोदी आए थे राजस्थान की धरा पे और कहा था गारंटी है हरियाणा और पंजाब से पेट्रोल और डीजल सस्ता करेंगे। राजस्थान की जनता 4 माह बीत जाने के बाद में आज भी तरस रही है। इन्होंने कहा था 19,000 किसानों की जो भूमि अवाप्त होनी है उसको हम मुक्त करेंगे। आज तक एक किसान की भूमि अवाप्ति से मुक्त नहीं कर पाए। इन्होंने ये कहा था कि पेंशन जो है 1500 रुपए करेंगे, आज तक नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था गेहूं के MSP 2700 रुपए करेंगे, नहीं कर पाए। इसलिए ये सिर्फ झूठ और जुमले की सरकार है। चंदा दो धंधा लो, एक ही काम कर रही है, इस देश के मध्यम वर्ग को गरीबी में धकेलने का और चंद मित्रों को पूंजीपति बनाने का, देश के पूरे संसाधनों को अपने पूंजीपति मित्रों को लौटाना और देश की जनता को हादसे पे धकेलना। आज 30 लाख सरकारी नौकरी पद खाली हैं। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या वजह है जो नहीं कर पाई। ये आंकड़े बताते हैं कि ये फलाने खाते देख लीजिए, मुद्रा लोन देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये कहिए कि अगर इस देश के अंदर युवा बेरोजगार है तो हम उसका वोट नहीं चाहिए। ये अपील करें प्रधानमंत्री से। उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर लीक हुआ, उन्होंने आवाज उठाई थी, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करे थे। जनता इसीलिए नकार चुकी है, जनता इसीलिए नकार चुकी है, जनता तुम्हें आईना दिखाने को तैयार है, जनता तुम्हें आईना दिखाने के लिए तैयार है। अरे 10 करोड़ का हिसाब लीजिए, 20 करोड़ का 2 साल के अंदर की बात, 1,35,000 नौकरियां दी है, 2 लाख प्रतिवर्ष का वादा किया था। महिलाओं की जो 50 करोड़ EPF अकाउंट से 20 करोड़ का अगर नहीं नौकरियां मिली है, रोजगार मिला या नहीं मिला, ठीक है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता जनता को समझ में आता। सुरेश जी समस्या है कि जनता को समझ में आता, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक है केवल एक आदमी को लॉन्च करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। उसको 19 बार लेट कर दिया, लेकिन वापस दरअसल पे आ जाता है। उस लॉन्च के अलावा कोई काम नहीं होता। ठीक है, आरसी जी सवाल आपसे। अब देखिए, आज कोटपुतली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके बाद 5-6 आगे भी बहुत कार्यक्रम उनके रहेंगे, अलग अलग जगह दौरे रहेंगे, क्योंकि हर सीट को साधने की कोशिश रहेगी, क्योंकि हर उम्मीदवार भी ये चाहता है कि PM मोदी वहां पर जाए। लेकिन क्या 6 तारीख को जब बेहद अहम दौरा यहां पर रहेगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे, आपका मैनिफेस्टो यहां पर सामने आएगा, उस दौरान भी क्या जवाब मंच से दिया जाएगा PM मोदी के इन आरोपों का, सवालों का श्वेता जो जी, उठाया गया? कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी ने देश के अलग अलग राज्यों में जाके अलग अलग वर्गों के साथ में, अलग अलग जो हितधारक है उनके साथ में लंबा संवाद करके क्या उनका विजन होना चाहिए, उस विजन डॉक्यूमेंट को लेके यहाँ पे आएंगे। राहुल गांधी जी ने दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक 10,000 किलोमीटर से अधिक जो यात्रा की, और यात्रा के दौरान असंख्य भारतीयों से मिलके जब उनकी आवाज सुनी तो हमने 5 न्याय की बात की, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, सहभागिता न्याय और श्रमिक न्याय। हम इन चीजों के लिए जो न्याय की बात करके आए हैं, 25 गारंटियों की जो बात कर रहे हैं, हम चुनौती देंगे। भारतीय जनता पार्टी तमाम उन चीजों का लेखा जोखा देगी। भारतीय जनता पार्टी के झूठ, जुमले और छलावे पूरा देश प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, तमाम भ्रष्टाचारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दरवाजा खोल दिया। मनी लॉन्ड्रिंग की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी लॉन्ड्री मशीन बन गई। देश के तमाम भ्रष्टाचारियों को एक जगह आमंत्रित करके मंच पे आसीन करती है। देश के अंदर दुष्कर्मी भरत भूषण सिंह प्रधानमंत्री की पीठ के पीछे खड़ा होकर संगोल की पूजा करती है। और ये जो आरोप मिथिलेश जी जनता बनते हुए दिलीप घोष के पांव से कुछ
ये जो सवाल उठाए लगाने से नहीं होगा। पूरे देश को धंधा दो, लोग तो जमानत जान गए हैं, जान चुका है, आपके लोग तो जमानत जान चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहले आप क्या करते थे? 1100 करोड़ रुपए चलिए ठीक है। आरसी जी, सुरेश जी, ठीक है, आपने बात रख ली। सुरेश जी, आपने बात रख ली, आरसी जी ने अपनी बात रख ली कि दोनों की जब सरकारें थी तो क्या बेहतर था क्या नहीं था। लेकिन मिथिलेश जी, 10 सालों में क्या कुछ बेहतर किया? बीजेपी बार बार उन चीजों को गिना रही है, उन फैसलों को बता रही है, योजनाओं को ला रही है और इसलिए कह रही है कि हम तीसरी बार आएंगे तो और भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। विपक्ष में यहाँ पर सवाल उन चीजों को लेकर उठा रहा है कि जो वादे किए गए क्या क्या पूरे नहीं किए गए हैं, कि क्या नेगेटिव नजर आ रहा है या रिजल्ट या इंपैक्ट की हम बात कर लें। लेकिन एक आम वोटर, हालांकि आम वोटर के मन की बात कोई नहीं जानता, लेकिन आम वोटर अभी जो दोनों को सुनता है, देख रहा है, शुरुआत बीजेपी ने कर दी है, अमित शाह आ चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, इंतजार है कि कांग्रेस के भी दिग्गज चेहरे, मान सकते हैं कि 6 तारीख के बाद से और भी चेहरे नजर आएंगे जो बात अपनी रखेंगे। लेकिन आम वोटर के दिमाग में सबसे ज्यादा अहमियत क्या रखेगा? सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अपने दावे कर रहे, किसने क्या किया, क्या सही क्या गलत, कौन भ्रष्टाचारी के साथ था, कौन उसके खिलाफ था, पेपर लीक की बात कर ले, अभ्यर्थियों की बात कर ले, युवाओं की बात कर, बात सबके सब कर रहे हैं। लेकिन वाकई में अगर हम बात करें आपके एनालिसिस को देखते हुए, अगर मैं पूछूं ये सवाल कि क्या इंपैक्ट सबसे ज्यादा वोटर पर करता है? देखिए, जिस जगह आज कोटपुतली में मीटिंग थी वहां जो भीड़ आई वो उम्मीद से ज्यादा भीड़ थी। और उसका एक रीजन है कि मोदी जी ने, क्योंकि वो नारायण दास जी की तपोभूमि है, वह त्रिवेणी धाम है और राम नाम की गंगा बहती है, वहाँ कई संतों की तपोभूमियां हैं, विराटनगर में भी और शाहपुरा में भी, तमाम जगह। तो वहां जो उन्होंने एक मुद्दा छेड़ा वो लोगों के दिल तक उतर गया कि लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, लेकिन राम मंदिर भी बना, हजारों दिए भी जले, लेकिन कोई आग नहीं लगी। इसी तरह के धारा 370 के बारे में उन्होंने बोला। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कहीं न कहीं मोदी जो फ्लैशबैक में ले जाकर एक परसेप्शन, जो पॉलिटिकल परसेप्शन, जो प्रॉक्सिमिटी पब्लिक के साथ क्रिएट करते हैं और नई प्रोबेबिलिटी देते हैं कि ये संभावना है, ये उनका जो एक बेसिक जो अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का तरीका है वो बहुत अलग है और वो कहीं न कहीं लोगों को प्रभावित कर रहा है। और 10% प्रीमियम वोट मोदी का है। हम देख लें, पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी, सातों के सातों विधायक सीकर में कांग्रेस के थे, लेकिन जीता कौन? बीजेपी का एमपी। तो ये जो प्रीमियम वोट है, उस प्रीमियम वोट को तोड़ने के लिए ही शायद 6 अप्रैल को जो पहली बार पब्लिक के बीच में जो अब तक रस्म अदायगी थी मैनिफेस्टो, उसको कांग्रेस पब्लिक के बीच में ले जाके जन घोषणा पत्र बनाने की कोशिश कर रही है और साउथ में हैदराबाद ले जाने की कोशिश कर रही है। अब विद्याधर नगर में क्या मोदी जी की जो सभा में आज भीड़ आई थी उससे बड़ी भीड़ आती है या नहीं आती है, ये फैसला करेंगी। फिर क्या राहुल गांधी पिछली बार भी विद्याधर नगर में आए थे, जो मोदी जी, अशोक गहलोत ने बहुत बड़ी रैली कराई थी और वो धर्म पर लेके चले गए थे, महंगाई की मुद्दा था। तो वैसा कुछ होता है या बिल्कुल मैन टू मैन हॉकी खेलते हैं और प्रधानमंत्री को घेर पाते हैं, नहीं घेर पाते हैं, ये तमाम मुद्दे, क्योंकि जयपुर अब कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई का मुख्य केंद्र बनने वाला है। मोदी जी पहली बॉल डाल चुके हैं, अब उसका जवाब कांग्रेस कैसे देती है? अगर जवाब ढंग से नहीं दे पाए तो फिर पॉलिटिकल परसेप्शन बिखरने में टाइम नहीं लगेगा और मोदी जी उसको कैश करने में बहुत तेज तर्रार है, विराट कोहली की तरह। बिल्कुल, नजर में आया कि पिछली बार भी ढूंढार से आगाज किया और इस बार भी ढूंढार से परिवार वाला बयान था, वो परिवार वाला बयान भारी पड़ रहा है, चौकीदार चोर है वो भारी पड़ रहा है। मैं लगातार राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार से एक लगातार ये उम्मीद कर रहा था कि वो पत्रकारिता के लिए, जो नितिन गडकरी जी बार बार कहते हैं कि किस प्रकार से पत्रकारिता का हास हो रहा है, किस प्रकार से मोरलिटिक हो रहे हैं, ये एक शब्द नहीं बोला जिसपे ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ी। जो तत्कालीन गृह राज्य मंत्री थे वो प्रधानमंत्री की पीठ के पीछे छुपके ईडी और इनकम टैक्स से कैसे बच रहे थे? क्या जो भ्रष्टाचारियों का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने जिसका जिक्र किया उस पर बात नहीं की। हम ये पूछना चाहते हैं, जिस कृषि मंत्री की जो बात कर रहे थे, जो तमाम आरोप हैं, अगर इनका एनालिसिस क्या नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी की
जांच राहुल गांधी जी और सोनिया जी के खिलाफ नहीं चल रही है। कीर्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम के नहीं चल रही है। तो ये आज की तारीख में अहम इशू नहीं रह गया। नाम नहीं ले सकते। देखिए, आप अहम इशू नहीं रह चुका। जो 26 ईडी और सीबीआई से नेताओं को देखिए शामिल किया, एक शब्द नहीं ले सकते। देखिए, ये पत्रकारिता का हश्र है। ये कोई चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आरसीजी, सुरेश जी और मिथिलेश जी, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दाल बाटी चूरमा, मारा वोटर सूरमा। बिल्कुल सूरमा है वोटर, और वो सूरमा ही चुनेगा, और इसलिए ये 25 सीटें बेहद अहम है। कंपटीशन भी यहां पर टफ है, लेकिन हम ये कह दें कि एक तरफा 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत जाएगी तो वो भी नहीं कहा जा सकता। और कांग्रेस जितने बड़े बड़े दावे कर रही है उसमें भी उतनी ज्यादा सच्चाई इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। विपक्ष के तौर पर उतनी मजबूती के साथ जनता के बीच में पहुंचना होगा। अभियान का आगाज तो कर चुके, जिस तरह से चुनाव प्रचार जारी है बीजेपी का, और खासतौर से अगर आज हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोटपुतली से शंखनाद कर चुके हैं, शाह इससे पहले आ चुके हैं, और उसके बाद भी कई बड़े दिग्गज हैं, स्टार प्रचारक हैं जो राजस्थान में नजर आएंगे। 6 तारीख कांग्रेस के लिए भी अहम रहेगा, लेकिन अब देखना होगा कि कौन यहां पर वोटर के जहन में अपनी जगह बना पाता है, और क्या वाकई में जो दावे किए जा रहे हैं वो सच साबित हो पाएंगे, किसके साथ ये वोटर जाता है, देखना दिलचस्प होगा। और इसलिए अहमियत बहुत रखते हैं ये दौरे जिसका आगाज हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस सभी दिग्गजों को सुना जाना भी बेहद जरूरी रहेगा। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार। कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ, मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ। दाल बाटी चूरमा, वोटर मारा सुरमा।